हमारे गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रहा है? हाँ, गुड मॉर्निंग। बोल Yes, रहे sir. थे कि आप लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिए? यस सर। हाँ, तो वो जो पीछे का जितना भी सिलेबस वगैरह सब है और बुक वगैरह सब, वो आप लोग देखें एमएफटी का? सिलेबस देखे सर बस। अच्छा, मैं अभी सिलेबस शेयर कर देता हूँ तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उसको एक बार देखना। आप लोग का अच्छा एक चीज बताइए, डिप्लोमा में आप लोग का एमएफटी था कि नहीं था सिलेबस में? नो सर, डिप्लोमा में ईएमएफटी नहीं था। अच्छा, फील्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा सा आइडिया है सर, बट इतना नहीं था। इतना नहीं था। वेव प्रोपगेशन नहीं होगा आपका, मतलब मैक्सवेल इक्वेशन सब था कि नहीं था? सर वेक्टर तक जैसे मैक्सवेल ये सब इक्वेशन था बस। हाँ, वेक्टर तक था। देखिए फर्स्ट यूनिट में ना वेक्टर ही है। फर्स्ट यूनिट में आप जब देखोगे वास्तव में क्या हो जो सिलेबस है, तो देखिए बेसिक्स ऑफ वेक्टर है, मतलब तीन फॉर्म जो होता है, मतलब कि कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। तो तीनों फॉर्म में आपको पता ही है। कार्टेशियन में एक्स वाई जेड है आपका जो कोऑर्डिनेट होगा। फिर सिलेंड्रिकल में रो फाई जेड, और इसमें स्पेरिकल में रो आर थीटा। ये तीन है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब कि तीनों का कंडीशन है। मतलब कि कोई आप कार्टेशियन प्लेन ले रहे हो, कोई प्लेन ले रहे हो दैट इज द रेक्टेंगल टाइप का है, दैट विल तो कार्टेशियन फॉर्म में आएगा। मतलब कि उसमें हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में अगर रहेगा तो एनालिसिस करने में इजी होगा। ठीक है, कार्टेशियन बेस से हम लोग देखते हैं। या कोई सिलेंडर शेप है तो सिलेंड्रिकल आप देख रहे हो, तो सिलेंड्रिकल का कंसीडर करके आप वहां पर एनालिसिस इजी वे से कर सकते हो। और कोई स्पेयर है, कोई बॉल है, कोई बॉल है, तो उस केस के में स्पेयर टाइप का है, तो वहां पर हम लोग एनालिसिस करते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी करते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग को बेसिकली सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर आपका स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। हाँ बोलिए। स्क्रीन नहीं दिख रहा सर आपका। स्क्रीन में शेयर नहीं कर रहा हूँ अभी। हाँ, स्क्रीन में शेयर नहीं किया हूँ अभी, मैं बोल रहा हूँ खाली। अभी बच्चे कुछ आ रहे हैं ना, तो स्क्रीन शेयर नहीं किया हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो पूछ लूंगा आपको। ओके ओके, है ओके ना? सर। स्क्रीन शेयर नहीं किया हूँ, बस बोल रहा हूँ। अब कंसंट्रेट करो इस पे। तो देखिए होता क्या है कि आप लोग फर्दर पढ़े होंगे कि चार्ज, ड्यू टू द चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और उसके बाद मोशन में है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हमको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर देखना है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पर। मतलब कि एक्स वाई प्लेन है तो वहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंसेप्ट लगेगा। कोई अगर सिलेंड्रिकल में है, इनसाइड सिलेंडर है या सिलेंड्रिकल शेप में है, तो हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंसेप्ट लगेगा। और कहीं कोई बॉल में है, कोई स्फेरिकल बॉल में है, या उसका वो हमें एनालिसिस करना है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंसेप्ट लगेगा। इसलिए हम लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग को पूरा स्टडी करना होता है, मतलब कि इसलिए। और फिर क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक्स वाई प्लेन पर है, कोई ड्यू टू द चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आप कंसीडर कर रहे हो, और फिर जो नेक्स्ट उसको मूव करना चाह रहे हो सिलेंड्रिकल में, सिलेंडर में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इतना जनरेट हो रहा था वो सिलेंड्रिकल में क्या आएगा। तो हम लोग को कन्वर्जन भी देखना होता है, मतलब कि कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल कन्वर्जन, फिर कार्टेशियन से स्फेरिकल कन्वर्जन, मतलब कि कन्वर्ट करने के लिए। और मैग्नेटिक, फिर स्फेरिकल से उसी तरह सिलेंड्रिकल, और स्फेरिकल से कार्टेशियन, मतलब वाइस वर्सा। तो ये सब चीजें हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो मैं इन लोगों का जो आप लोग से रेगुलर पहले बच्चे थे, तो उन लोगों को मैंने डील किया हूँ क्लास को, तो थोड़ा सा वो चीज को एक्सप्लेन करते हुए वहीं से मैं राइटअप नहीं करने जा रहा हूँ, और वीडियो भी आपका अवेलेबल है, तो वहां से करते हुए थोड़ा सा आप लोग को ओवरव्यू आज के क्लास में दे देता हूँ।
उसके बाद जो नेक्स्ट उन लोग का जो नेम है नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप लोग को साथ में रखना है, रखेंगे। आप लोग को वैसा नहीं कि कोई दिक्कत होगा, बस आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर है तो वो चीज होते चला जाएगा। फिर जो रेस्ट ऑफ यूनिट है आपका जो बचेगा, वो इन लोगों का कंप्लीट होने के बाद आप लोग का स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इन लोग का एग्जाम होने वाला है। तो इन लोगों का कंप्लीट करने के बाद आप लोग को वो 2 बचा हुआ कर देंगे। आप लोग को इतना कंसेप्ट खाली अभी डील करूंगा कि जिससे कि आप लोगों को जो फर्दर यूनिट पढ़ना स्टडी करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ओके सर। हाँ, अब मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ना, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फेनोमेना आर स्टडी। मतलब कि हम लोग को जनरली जो पढ़ना है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फेनोमेना कैसे कैसे हो रहा है। जैसे कि मैं बताया था कि अगर चार्ज कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का हम लोग एनालिसिस करते हैं। और चार्ज अगर मोशन में है मतलब कि करंट, और उस कंडीशन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट होता है, दैट विल बी द मैग्नेटिक फिनोमेना हम लोग स्टडी करना है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पर्पस है। इसी में हम लोग इसका जो एप्लीकेशन है माइक्रोवेव में होता है, एंटीना में होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, फाइबर ऑप्टिक्स है, और मेडिकल पर्पस से भी आप लोग देखते होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का यूज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देके हम लोग को, आप लोग देखते होंगे आज की डेट में कि आप लोग अटेंडेंस के लिए ना नेम और रोल नंबर पोस्ट करते हैं चैट बॉक्स में। आप लोग देखते होंगे बिना मतलब कि सर्जिकल किए हुए, मतलब कि चीर फाड़ किए हुए ऑपरेशन किया जाता है आजकल। तो होता कैसे है कि मतलब कि ऑप्टिकल वेव जो ये है आप लोग देते हैं, जो टिश्यू को हम लोग को खत्म करना है उसको, मतलब कि आपका अदर पार्ट को विदाउट हार्म किए हुए हम उसको मेडिकल पर्पस में यूज किया जाता है, उस टिश्यू को कंप्लीटली वैनिश किया जाता है। तो बहुत सा डिफरेंट डिफरेंट वे से यूज किया जाता है। उसी में फिर इन लोग को थोड़ा सा बताया था कि मैक्सवेल मैक्सवेल इक्वेशन जो चार मैक्सवेल इक्वेशन है, उस चारों इक्वेशन यूज करके आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टडी करना है। तो चारों इक्वेशन ही कैसे कैसे आ रहा है, कौन गॉस लॉ से आ रहा है, कौन एम्पेयर सर्किट लॉ से आ रहा है, कौन लॉरेंस लॉ से तो कोई नहीं आ रहा, गॉस लॉ से, एम्पेयर सर्किट लॉ से आ रहा है, मॉडिफाइड लॉ से, गॉस लॉ से आ रहा है। तो ये सब चीज हम लोग इसमें स्टडी किए हैं। आप लोग पढ़े होंगे गॉस लॉ वगैरह सब पढ़े होंगे। आप लोग देख रहे हैं गॉस लॉ आप लोग पढ़े होंगे, फिर कुलम्स लॉ, गॉस लॉ, ये सब पढ़े हैं कि नहीं जी आप लोग ये? यस सर। हाँ कुलम्स, लेकिन आप लोग जो बेसिकली थोड़ा सा कुलम्स लॉ गॉस लॉ पढ़े होंगे, लेकिन वो उसका प्रॉब्लम मतलब कि इनफिनाइट लाइन के लिए या मतलब सीट के लिए या मतलब सिलेंड्रिकल शेप के लिए, डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ये सब देखे थे क्या आप लोग? न्यूमेरिकल बेसिस पर आप लोग का हुआ था क्या क्लास? यस सर, इक्वेटोरियल पॉइंट न्यूमेरिकल नहीं हुआ है सर। नो सर, न्यूमेरिकल नहीं हुआ है सर। थ्योरेटिकल कंसेप्ट थोड़ा सा तो क्लियर है ना कि यहाँ से ऐसे होता है, और न्यूमेरिकल नहीं हुआ। न्यूमेरिकल आप लोग का है ना, हम लोग करवाएंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि इन लोगों को भी करवाए हैं, आप लोगों को भी करवाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पेशेंस रखना है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल होना जरूरी है। न्यूमेरिकल नहीं होगा तो फिर आपका गेट या कंपटीशन का एग्जाम में ना प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो डेल डॉट डी इक्वल टू रो भी जो है ये चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। मतलब कि डेंसिटी मतलब क्या होता है कि पूरा एक कंप्लीटली, मतलब कि मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज हुआ कि यहाँ पर एक चार्ज है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट प्लस क्यू एक चार्ज हुआ। अब कोई सीट लिए वो फुल्ली चार्ज हुआ, तो वहां पर हम लोग को रो भी का कंसेप्ट लेना होगा। ये कोई बॉल लिए वो पूरा चार्ज है, पूरा अंदर पूरा कंप्लीट चार्ज है, तो रो भी का कंसेप्ट है चार्ज डेंसिटी। तो डेल डॉट डी इक्वल टू रो बी, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी टी। ये मैक्सवेल चार इक्वेशन है जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी इस पर पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, तो
ये तो अभी हम बताए नहीं कि कैसे कैसे डिराइव होता है, ये भी है इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली है कि हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना का स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में। तो ये चीज है सब्जेक्ट का ओवरव्यू। यहाँ पर एक चीज है डेल। डेल क्या है? डेल आपका डेल ऑपरेटर है, जिसमें कि डेल ऑपरेटर को हम लोग लिखते हैं एक वेक्टर, मतलब एक ऑपरेटर है। इसको जैसे कि हम लोग को किसी को डिफरेंशिएट करना होता था, तो एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करना है तो डेल अपॉन डेल एक्स करते थे, और डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड अगर जेड डायरेक्शन में करना है तो इस तरह है। लेकिन डेल ऑपरेटर है क्या है कि कोई एक स्पेस में है, मतलब कि कोई स्पेस में है और कार्टेशियन फॉर्म में है, तो वहां पर एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट है, तो तीनों के फॉर्म में ये डिफरेंशिएट करेगा, तीनों के रूप में वर्क करेगा। अगर कोई एक कंपोनेंट नहीं है, मान लीजिए कोई वेक्टर या कोई फील्ड एक्स वाई प्लेन पे है, तो जेड कंपोनेंट क्या होगा उसका बताइए? एक्स वाई प्लेन पे है तो जेड कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा सर। जीरो होगा। गुड, मतलब आप लोग का कंसेप्ट क्लियर है वेक्टर का। एक्स वाई प्लेन पर है, कहने का मतलब है कि जेड जीरो होगा, क्योंकि वहां पर जेड का एक्स वाई प्लेन जो है वहां पर जेड जीरो है, तब एक्स वाई प्लेन पर है। अगर कोई फ्री स्पेस पे है तब वहां पर तीनों कंपोनेंट होगा। लेकिन कोई अगर मान लीजिए कि हम कह रहे हैं एक्स वाई प्लेन पर तो जेड जीरो, एक्स जेड पर है मतलब वाई जीरो, और वाई जेड पे है तो एक्स जीरो। कोई पर्टिकुलर प्लेन पर आ गया तो अदर पार्ट विल बी द जीरो। तो हम लोग को इसमें पढ़ना है वेक्टर, कोऑर्डिनेट सिस्टम और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब तीन चीज हम लोग को इसमें स्टडी करना है। तो वेक्टर क्या है? ए वेक्टर इज क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप लोग पढ़े होंगे कि वेक्टर इज ए क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी है जिसमें कि बोथ चीज है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, दैट इज द वेक्टर। स्केलर क्या है? ए स्केलर इज ए क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, बट स्केलर मतलब टाइम, एग्जांपल टाइम, मास, डिस्टेंस, टेम्परेचर, खाली मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आप लोग इसको, मैं इसी को समझाया था कि मान लीजिए कि यहाँ से ए से हमें बी जाना है, ए से बी जाना है, तो हम लोग अगर कोई 5 किलोमीटर ए से सी गया और सी से बी गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा बताइए आप लोग? सर 8 और किलोमीटर। डिस्प्लेस डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस 5 6 6 5 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। और और डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट 8 किलोमीटर। आपका गुड नेम क्या हुआ? भारत भूषण सर। हाँ गुड। तो भारत भूषण ही खाली नहीं जवाब देंगे, आप लोग भी जिनको आता है वो लोग भी पार्टिसिपेट कीजिएगा क्लास में। ऐसे भारत भूषण बहुत अच्छा, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है। ठीक है, आपका डिप्लोमा कहाँ से हुआ था? सर के पॉलिटेक्निक। के पॉलिटेक्निक। चलो गुड। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग का वेक्टर, हम लोग नोटेशन जो है ए, ए वेक्टर, कोई वेक्टर ए है तो उसको हम लोग नोटेशन करते हैं ए वेक्टर, ठीक है। अगर उसको मतलब कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। तो किसी को वेक्टर हमको रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो आपको वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, उसका उसको लिखा हुआ है ए एक्स ए वाई और ए जेड। तो ये स्मॉल वाला जो एक्स है, ए वाई है और ए जेड है, दैट इज द शोइंग द डायरेक्शन। और ये जो है कंपोनेंट है, ए एक्स, कैपिटल ए एक्स ए वाई और कैपिटल ए जेड इज मैग्नीट्यूड है। तो वहां पर ही ए एक्स क्या लिखा हुआ है? एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ ए, वाई डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ ए और जेड डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो आप लोग को पता ही होगा, मैग्नीट्यूड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ले सकते हैं। और ए वाई यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड कर देंगे तो उसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग देखे थे, तो कोई ए एंड बी टू वेक्टर है तो ऐड कर सकते हो डायरेक्टली ए बी। तो ए वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड के रूप में है और बी वेक्टर बी एक्स बी वाई बी जेड के रूप में है। तो जो कंपोनेंट है उसमें एडिंग होगा, मतलब एक्स कंपोनेंट का पार्ट में एडिंग होगा, वाई कंपोनेंट का वाई पार्ट में एडिंग होगा, जेड कंपोनेंट के पार्ट में एडिंग होगा, ना कि दूसरे दूसरे में होगा। तो वो यहीं पर वो ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड हम लोग ये ऐड करके वो चीज बताए थे। उसके बाद लॉ, मतलब वेक्टर क्या क्या फॉलो करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ ए प्लस बी
विल बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब दोनों चीज सेम चीज है। डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉ ए प्लस ब्रैकेट मतलब बी प्लस सी, अगर बी प्लस सी पहले ऐड कर लेते हो तो अगर उस तरह का करके जगह पर ए प्लस बी पहले ऐड करके फिर प्लस सी ऐड करते हो तो दोनों चीज सेम होगा, मतलब कि इसी को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, मतलब कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ए प्लस बी ऐड करके के से मल्टीप्लाई करो या इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, दोनों चीज सेम होगा। तो वो मतलब कि वेक्टर जो है आपका कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तीनों लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। Position and distance vector. A point C in Cartesian coordinate may be represented by x, y, z. So the position vector RP of point P is as the directed distance from the origin to P. RP मतलब ये P मान लो C की जगह पर P है, P वेक्टर है तो पोजीशन यहाँ पे, तो OP जो होगा तो RP हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि एक्स वाई प्लेन पर है, एक्स वाई जेड मतलब फ्री स्पेस पे है, तो OP इक्वल टू AX AY AZ। तो और हम लोग जो OP से मतलब कि कोई वेक्टर है यहाँ P, तो O से P और Q है तो O से Q ये आपका पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपका P से Q के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो RQ मतलब कि RQ यहाँ पर R वेक्टर P Q अगर रिप्रेजेंटेशन है तो RQ माइनस RP मतलब कि ओरिजिन से Q का डिस्टेंस माइनस पोजीशन और माइनस ओरिजिन से P का, इस तरह करके आप लोग को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो वो करके यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह अब इसमें आता है तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग को देखना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फर्स्ट, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर कोई फ्री स्पेस में है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड, तीन जो है उसका फॉर्म तीन है, तीनों का रेंज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। एक्स भी वेरी कर सकता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वाई भी वेरी कर सकता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और जेड भी वेरी कर सकता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। उसी तरह सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सर्कुलर सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर्कुलर सिलेंड्रिकल मतलब कि ये सिलेंडर जो है आपका, एक मिनट, ये सिलेंडर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये सिलेंडर के फॉर्म में कोई चीज है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखिए सिलेंडर को शेप जो है वो कहाँ कहाँ के लिए, एक रेडियस होगा, एक रेडियस होगा जो कि पूरा ये मूव करता है, और एक हाइट होगा, और ये सम एंगल मतलब कोई पोजीशन पर हम लोग को देखना है तो कुछ एंगल होगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स वाई जेड हम रहने देते हैं, एक्स वाई जेड है जो उसी से हम लोग को पूरा सिलेंडर हम ले लेते हैं। तो एक सिलेंडर है जो आर्क, जो रेडियस क्या है रो, ये जो रो रेडियस पे और फाई एंगल, ये जो यहाँ तक एंगल है ये फाई, फाई एंगल पर है ये रो, और ये मान लीजिए कि पी हम डिस्टेंस देख रहे थे, पी यहाँ का पॉइंट को देखना था तो प्रोजेक्ट किए ये, तो रेडियस क्या हो जाएगा रो, और फाई क्या है ये एंगल मतलब कि एक्स से एंगल जो है उस पॉइंट के लिए, तो वो और ये हाइट जेड। तो इसका जो इसका जो कोऑर्डिनेट का होगा तीन वैल्यू, सर एक्स स्लोप है क्या रो उसका? क्या चीज, स्लोप है क्या उसका एक्स, जो एंगल बता रहे हैं? नहीं 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 एक्स फ्लो नहीं है ये, हम लोग इसको एक रेफरेंस लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफरेंस लिए। मान लीजिए कि ये कहीं पर रखा हुआ रहेगा सिलेंडर आपका, तो कहीं ना कहीं उसको एक रेफरेंस आप ले सकते हो ना कि जेड आपका ये वाई और ये एक्स आप ले सकते हैं। तो ये एक्स हुआ, ये वाई और जेड, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसी का रेफरेंस है। और ये जो है मान लीजिए कि हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है बाबू। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे ग्राउंड पे नीचे एक्स वाई प्लेन पे, तो यहाँ प्रोजेक्ट करके तो यहाँ से यहाँ तक ये तो रेडियस पूरा हो गया, दैट इज द रो, और ये जो एंगल हुआ दैट इज द फाई, यहाँ से यहाँ तक का फाई, और ये जो हाइट था वो जेड, तो वही है रो फाई जेड। तो रो का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, मान लीजिए कि कोई सिलेंडर है उसका रेडियस क्या हो सकता है, जीरो से प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप रेडियस किसी सिलेंडर का नेगेटिव नहीं ले सकते हो, नीचे अंदर तो नहीं कर सकते ना, वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फाई, आप
जो रेडियस है आपको सिलेंडर कंप्लीट करने के लिए नीचे जो सर्कुलर है वो कितना तक घुमाना होगा, 0 से 2 पाई तक मूव करवाना होगा, क्योंकि वो 360 कंप्लीट होगा। और जेड जो है ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, -∞ से +∞। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। ठीक है, इसी तरह इसका जो जैसे वहां पर होता था ax ay az, तो यहाँ पर जो आपका है एरो a phi az होता है, और मैग्नीट्यूड जो है मतलब कि तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर, रूट ऑफ तीनों का स्क्वायर। यहाँ भी जैसे ax डॉट ax मतलब यूनिट वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 होता था, यहाँ पर ए रो यूनिट वेक्टर ए रो 1, a phi 1 और az 1 ये है। उसी तरह क्रॉस के लिए ax ay az, यहाँ पर अभी मैं बताया हूँ a phi az हो जाएगा, a phi az एरो हो जाएगा। तो यहाँ ए रो a phi az एरो और az एरो आपका az एरो a phi हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव होगा, और सेम में रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो कार्टेशियन में एक्स वाई जेड कंपोनेंट था, और सिलेंड्रिकल में एरो ए फाई और ए जेड, तीन ये यूनिट वेक्टर होगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। जी सर। ठीक है, तो अब है दोनों का भी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ने करवाया था। तो आप लोग अभी ट्रांसफॉर्मेशन याद रखो डायरेक्टली कि जैसे देखिए, एक मैं समझा देता हूँ, एक मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग को क्लियर होगा। मान लीजिए कि हमको ये कार्टेशियन से स्फेरिकल या कुछ भी कर लेना है। तो देखिए, हम एक चीज बता रहे हैं, ये एक्स कंपोनेंट है, वाई है, और ये वेक्टर यहाँ पर ए हो रहा है, और ये थीटा है। तो वो अगर ये वेक्टर ए का हम लोग का एस कंपोनेंट निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू x cos theta, ए कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट yes, वाई इक्वल टू ए y sin theta, साइन। ठीक है, गुड। गुड, तो अब क्या है कि यहाँ पे इसमें देखिए सिलेंड्रिकल में, तो यहाँ पर जो है एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए एक्स जो है, जो ए एक्स क्या हो जाएगा, एरो कॉस फाई, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एरो कॉस फाई। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर किए हैं। तो ये जो आप देखिएगा, एक चीज और बता रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में अलोंग ए एक्स वेक्टर होता है, वाई के अलोंग ए वाई वेक्टर होता है। तो एरो के अलोंग आपका रो के अलोंग एरो वेक्टर होगा, और पाई के अलोंग मतलब ये जो पाई है जो शेप गया था उसके अलोंग ए फाई वेक्टर होगा। तो ए रो जो है, ए रो किसके कंपाउंड, ए रो इक्वल टू आप एक्स को कॉस फाई ले सकते हैं, ये एंगल पाई था, और फिर ये 90 माइनस फाई ए वाई साइन फाई। तो इसी तरह हम लोग इसको सिंप्लीफाई किए तो हम्म तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी तरह आपका एक्स जो है हाँ, एक्स इक्वल टू रो कॉस फाई, वाई इक्वल टू रो साइन फाई। ये आप जो कंपोनेंट ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ से प्रोजेक्ट करने पर, रो कॉस फाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और रो साइन फाई इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो उसी तरह आप इसको स्क्वायर कर लीजिएगा यहाँ पे। हाँ जी, हाँ इसको स्क्वायर कीजिएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रो आ जाएगा, रो इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर वाई बाय एक्स कीजिएगा तो आपका टेन फाई आ जाएगा, तो फाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स आ जाएगा, मतलब वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, और जेड इक्वल टू जेड रहेगा। तो हम लोगों ने ये कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये डिराइव किया था। तो नेक्स्ट मैं अभी जैसे क्वेश्चन जो कराएगा, गिवन द पॉइंट -2 6 3 एंड वेक्टर ये दिया हुआ है y ax x x z a y एक्सप्रेस p एंड q इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो ये जो है, ये जो पॉइंट है, तो पॉइंट रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x क्या है यहाँ पे, ये x -2 आपका -2 और y 6, तो रो आ गया। और फाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स, तो आपका फाई आ गया, जेड विल बी जेड, तो ये वेक्टर आ गया, मतलब कि कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट में आपका कन्वर्सन हो गया। लेकिन वेक्टर के लिए आपको इस वैल्यू को रखना पड़ेगा यहाँ पे, वेक्टर के लिए फिर यहाँ पे बताया था मैं। तो वेक्टर के लिए यहाँ पे आपका ये आएगा एरो इक्वल टू एरो वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर कॉस फाइव प्लस ए वाई साइन फाइव, और ए फाइव इक्वल टू आया था माइनस ए एक्स साइन फाइव ए वाई कॉस फाइव और ए जेड। तो आप यहाँ से देखिएगा वेक्टर कंपोनेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ है अभी, एक मिनट, हाँ ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसको डायरेक्ट कन्वर्जन बता दिया था, मतलब कि यहाँ ये इस डायग्राम से ये हम लोग एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो कंपोनेंट लेके, तो उसके बाद ये जो कन्वर्जन के लिए ए रो ए फाई ए जेड के लिए आप ए एक्स ए वाई जेड रहेगा, तो वहां से आप ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में cos फाई साइन फाई जीरो, उसको डिफरेंशिएट कीजिए माइनस साइन फाई cos फाई जीरो 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 वन, अब ये आप वाइस वर्सा आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको वेक्टर जो दिया हुआ था, मान लीजिए कि कोई वेक्टर, क्वेश्चन पीछे रह गया, ये वेक्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना कंपोनेंट के लिए y का वैल्यू रखना होगा, यहाँ पर 6 ए एक्स हो जाएगा, फिर x प्लस जेड, ये y हो जाएगा, तो 1 y हो जाएगा। तो ए एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ए वाई कंपोनेंट 1 हो जाएगा, ए जेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा। वो चीज लेके आपको इस मामले में कन्वर्जन में आपको वेक्टर कन्वर्जन आपको यहाँ से फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, या मैट्रिक्स फॉर्म जो दिया हुआ है वहां से आप लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और न्यूमेरिकल है जो हम लोगों ने उनको बच्चों लोग को क्लास में दिया था होमवर्क के रूप में, कन्वर्ट द पॉइंट इतना टी और एस फ्रॉम द कार्टेशियन सिलेंडर फॉर्म। तो ये तरह का ये था आपका वेक्टर एक है। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में फिर कार्टेशियन का ही एक्सप्लेन किए थे कैसे आप लोग को करना है। उसके बाद है कि आप लोग इसको देखिएगा, मतलब कि आपका वेक्टर कन्वर्जन आप लोग को थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, कहीं डाउट होगा फिर पूछिएगा, नहीं तो फिर मैं आप लोग का लास्ट में तो ये बताऊंगा ही, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि आप लोग को फिर जो नेक्स्ट कल से जो मैं उन लोग के साथ क्लास कंटिन्यू कर रखूंगा तो आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अगर कोई शेप है ए बी सी डी एफ जी एफ कोई रेक्टेंगुलर शेप है, तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि डीएल सारा लेंथ मतलब कि एक्स के रूप में लेंथ वाई में और जेड में, तो डीएक्स कंपोनेंट डीवाई कंपोनेंट डीजेड लेंथ के रूप में रहेगा। तो अगर डिफरेंशियल नॉर्मल सरफेस निकालना है, मान ली कि कोई सरफेस है ये ऊपर वाला, उसका सरफेस एरिया देखना है, तो dx dy मतलब कि एक dx dy और इसका नॉर्मल आपका डायरेक्शन होगा मतलब कि सरफेस एरिया का। तो dx dy और dz होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई सरफेस दिया हुआ है और इसको पूरा इंटीग्रेट मतलब कि पूरा जो एरिया है हम लोग नहीं निकालते हैं, पूरा जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा एरिया के लिए हम लोग मान लेते हैं कि dx कंसिडर करते हैं, dy कंसिडर करते हैं, और उसके बाद जो इंटायर रेंज के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो कंप्लीट एरिया निकल जाता है। जो इंटीग्रेशन क्या है कि कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करता है।
तो उस तरह से एरिया फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन तो हम लोग को स्मॉल जो dx dy और डायरेक्शन az हो जाएगा। अगर dy हमारा yz प्लेन पे है तो dy dz होगा और ax नॉर्मल इसका डायरेक्शन हो जाएगा, और अगर xz में है तो dx dz और ay आपका नॉर्मल हो जाएगा। उसी तरह वॉल्यूम क्या होगा, तीनों एलिमेंट लेना होगा, dx dy dz आपका तीनों एलिमेंट लेना होगा तो वॉल्यूम होगा, और ट्रिपल इंटीग्रेशन कर देंगे तो वॉल्यूम कंप्लीट वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसी तरह सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपका वहां पर एक्स वाई जेड था, यहाँ रो और यहाँ पर रो डी रो और रो डी फाई होगा। नेक्स्ट कंपोनेंट रो डी फाई होगा और यहाँ पर डी जेड। और इसका दो फॉर्म है, सरफेस रो डी रो डी फाई ए जेड, नेक्स्ट जो कंपोनेंट होगा डी जेड, और रो डी फाई डी जेड ए रो डी जेड ए फाई, और वॉल्यूम तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वॉल्यूम आ जाएगा। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज द वॉल्यूम। कंफ्यूजन हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रो डी फाई क्यों लिए, क्योंकि रो डी फाई इसलिए लिए कि जो एंगल है ये आर्क आर्क हम लोग को जो है ये पूरा डिस्प्लेसमेंट इसको जो दिखाना होगा, ये आर्क को हम लोग रेडियस आर है, ये थीटा है, इसको आर थीटा लेते हैं। इसी का स्मॉल पार्ट क्या होगा, तो आर तो रहेगा पूरा कंप्लीट, और एंगल जो चेंज हो रहा है दैट इज द स्मॉल, वो वेरिएबल है इसलिए डी थीटा। तो यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल है फाई लेते हैं तो दैट इज द डी फाई। उसी तरह वॉल्यूम के लिए तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। स्फेयर के लिए कुछ नहीं है, डीएल है आर डी आर। यहाँ पर स्फेयर में स्फेरिकल का मैं बता देता हूँ। देखिए स्फेरिकल का क्या होता है, कोई पॉइंट पी है ना, तो जेड से भी एंगल थीटा थीटा, और ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है एक ये लेगा थीटा, जो ऊपर से नीचे तो मूव करेगा ही करेगा, और उसके बाद आपका जो है ये रेडियस जो फाई ये मूव करेगा रो। तो ये जो है पूरा स्फीयर बनाने के लिए एक तो थीटा जो है 0 से 180 डिग्री एक हाफ आर्क होगा, उसके बाद उस हाफ आर्क को पूरा 360 मूव कर देंगे तो पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। तो यहाँ पर dl इक्वल टू आर डी आर, ये रेडियस आर होता है जी, ये रो नहीं ये आर, ये रेडियस आर, तो आर डी आर ए आर, फिर आर डी थीटा ए थीटा, और ये रो जो प्रोजेक्ट हो रहा है आर साइन थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा हो गया तो नीचे जो हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, आर साइन थीटा डी फाई ए फाई। तो ये पूरा डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो दो मल्टीप्लाई करते जाओगे, थर्ड डायरेक्शन होगा तो सरफेस हो जाएगा ये सारा, और इसका वॉल्यूम तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम था, मतलब कि ऑब्जेक्ट दिखा के उसके बाद उसका फाइंड आउट करना था लेंथ एरिया ये सब। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमको इसका पूरा लेंथ निकालना है, ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरा है आपका रो डी थीटा डी फाई। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आपका एक एक्स जेड प्लेन में है और यहाँ से इस तरफ से जाएगा तो कितना एंगल का मूव कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे 90 डिग्री का मूव कर रहा है तो 90 डिग्री इंटीग्रेट कर देंगे, और रेडियस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक जो होगा 0 से 5, तो 5 विल बी द रेडियस, 5 into 5/2, ये पूरा डीसी आपका पूरा आर्क निकलेगा। तो इस तरह करके पूरा हम लोग उन्होंने एक्सप्लेन किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है, बोलना है तो बोलिए। आप लोग इसको थोड़ा सा मैं शेयर कर दूंगा फिर से, तो मैं आप शेयर है कोऑर्डिनेट सिस्टम का सैडिको का बुक जो है आपका सॉफ्ट कॉपी, इसके लिए सैडिको का बुक फॉलो करना है। सैडिको का सॉफ्ट कॉपी आप लोग को शेयर किया हुआ है गूगल क्लासरूम में, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको थोड़ा सा देखिएगा। नहीं भी देखिएगा तो फिर हम उसको शुरू से अंत तक एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को, और उसके लिए उसको छोड़ते हुए अभी मतलब थोड़ा सा बेसिक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम खाली हमको बताना था, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा ना तो आगे का जो उन लोग के साथ कंटिन्यू करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए, मैक्सवेल का चारों इक्वेशन पता होना चाहिए। कैसे आया वो बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अभी तक ये लोग जो पढ़े हैं कैसे आया बस यही पढ़े हैं। उसके बाद उसका जो वेव है और वेव गाइड है वो लोग नहीं पढ़े हैं, जो कि आप लोग भी नहीं पढ़े होंगे डिप्लोमा में, तो वो दोनों साथ में हम लोग लेके चलेंगे।
ठीक है, तो कल से दोनों का क्लास साथ में होगा और बाकी चारों जो आपका लॉ है, कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, फिर एम्पेयर्स लॉ और बायोट-सैवर्ट लॉ, चारों लॉ से 4 मैथ्स वाले क्वेश्चन आया था। तो चारों मैथ्स वाले क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को सेपरेटली और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। मतलब कि वेक्टर आप लोग कल तक में आप लोग अपडेट कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वेक्टर कन्वर्जन जरूरी नहीं है, आप तीनों वेक्टर आप बढ़िया से अच्छे से और उसका डेल ऑपरेटर देख लीजिएगा, तो इससे आप लोग का आगे आप लोग का क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। किन्हीं को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। जैसे भारत भूषण का तो लग रहा था कि वेक्टर क्लियर है, मतलब कंसेप्ट क्लियर है, और किन्हीं का कुछ डाउट है, पूछना है तो बोलना है तो बोल सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट भी कुछ लोग हैं, उनको कुछ डाउट है तो पूछना है तो पूछ सकते हो। नो सर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास से इन लोग का जहां तक कंप्लीट हुआ उसके बाद से जो स्टार्ट करना है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ये आप लोग का भी वो चीज होते चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत होगा, तो साथ में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं।